के फलस्वरूप तरंगों के परिणामिक तीव्रता के लिए व्यंजक पॉइंट पर हम लोग विचार करेंगे कि व्यतिकरण के फलस्वरूप जो परिणामिक तीव्रता का वैल्यू होता है क्या होता है, फिर हम लोग उसका अनुपात भी देखेंगे क्या होता है। पहले इसको समझते हैं। जैसा कि पीछे पॉइंट में हम लोग देखे कि व्यतिकरण के लिए जो तरंग स्रोत होना चाहिए वो समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग दो तरंग स्रोत लेते हैं जो समान आवृत्ति की हैं। तो कहता है किसी माध्यम में, मान लो कि ये माध्यम है, किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, तो ये तरंग स्रोत है जिससे लगभग समान आवृत्ति की तरंगें निकलेगी। समान आवृत्ति की दो तरंगें जब एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित होती है, ये भी इस प्रकार से चल रही है और ये भी इस प्रकार से चल रही है, और दोनों चल करके यहां पर अध्यारोपित हुई। इस बिंदु पर दोनों अध्यारोपित हुई, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता, परिणामिक तीव्रता को यहां पर तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी, जिसको हम लोग आई से नोट करेंगे। परिणामिक तीव्रता इनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से I1 एक की तीव्रता और दूसरे की तीव्रता हम लोग I2 मान लेते हैं। परिणामिक तीव्रता किसी बिंदु पर जो परिणामिक तीव्रता होगी इनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी, अलग अलग होगी। ये तो संयोग है कि हम ये निकल करके यहां पर से इस प्रकार से भी जाकर के अध्यारोपित होगी, इस प्रकार से भी यहां से ऐसे निकलेगी तो यहां पर आकर के इस प्रकार से अध्यारोपित होगी, फिर यहां पर से इस प्रकार से, तो इस प्रकार से। तो ये सभी बिंदु पर परिणामिक तीव्रता यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पे अलग। तो हम किसी भी दो पर विचार कर सकते हैं, इस पे दो पर या फिर इस पे दो पर या इस पे दो पर। तो जो परिणामिक तीव्रता होगी भिन्न भिन्न बिंदु की, जो परिणामिक तीव्रता होगी उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी। किसी बिंदु पर परिणामिक तीव्रता, किसी बिंदु पर परिणामिक तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग से अधिक, तो किसी बिंदु पर परिणामिक तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग से कम होगी। किसी बिंदु पर अधिक होगी तो किसी बिंदु पर कम होगी। तो जिस बिंदु पर अधिक होगी परिणामिक तीव्रता इन दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से किसी बिंदु पर अधिक होगी परिणामिक तीव्रता, तो उसे हम लोग समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और अगर परिणामिक तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग से कम होगी तो उसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। समपोषी व्यतिकरण को आगे हम लोग दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज भी कहेंगे, और विनाशी व्यतिकरण को हम लोग आगे अदीप्त फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का अर्थ होता है धारी, धारी ना बोल करके हम लोग यहाँ पर फ्रिंज ही बोलेंगे। तो एक ब्राइट के बाद एक डार्क, एक ब्राइट के बाद एक डार्क होता है, और सभी जो होता है वो समान समान दूरी पर होता है। ये आगे यंग साहब अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताए, जो यंग का एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इससे तरंगे इस दिशा में चल के मान लो यहां पे आई, इससे तरंगे आई, तरंग के लिए हम लोग इस प्रकार से करते हैं, वो उसके डायरेक्शन को दर्शाएं कि एक ही दिशा में जा रही है। ये परिणामिक तीव्रता I, इसके कारण से, इस तरंग स्रोत के कारण से तीव्रता I1, इस तरंग स्रोत के कारण से तीव्रता I2 दे दिए। अब क्या है कि यदि इन तरंगों का आयाम, एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है ना कि किसी भी तरंग के महत्तम विस्थापन को, जैसे ये देखो ये तरंग का विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ, ये इसी प्रकार इसमें भी ये, इसी को हम लोग आयाम कहते हैं। तो मान लेते हैं कि तरंगों का, इन तरंगों का जो आयाम है ये सब A1 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 है, और इसका जो आयाम है A2, आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड A1 है और एम्पलीट्यूड जो है A2 है। इन तरंगों का कलांतर, कलांतर मतलब दोनों के बीच का कोण, अगर इसे हम लोग इस प्रकार से करें तो यहां से इसका जो पथांतर होगा, इसका इस तरंग का पथ ये हुआ और इस तरंग स्रोत का ये पथ हुआ, तो दोनों के बीच में अगर पथांतर होगा मतलब पथ का क्या अंतर होगा, तो यहां से सीधी लाइन खींचेंगे तो ये देखो ये इसके पथ और इसके पथ के बीच का जो अंतर हो रहा है ये हो रहा है, ये पथांतर कहलाता है। तो इस पथांतर को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। पथों का अंतर, दोनों तरंगों के पथों के अंतर को हम लोग पथांतर कहते हैं। तो एक तरंग का पथांतर हो गया डेल्टा एक्स, यहां से सीधा सामने खींच दिए, सीधा परपेंडिकुलर डाले तो ये आपका पथांतर हो गया डेल्टा एक्स, क्योंकि इतना बच रहा है दोनों पथ में घटा करके, तो ये पथांतर डेल्टा एक्स मान लिया हम लोग। और यहाँ पे जो कोण एंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल एक का निर्माण हो रहा है एक प्रकार से, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कलांतर बोलते हैं। मीन्स क्या है ना कि इस तरंग से ये तरंग जो है ये फाई कला कोण से फेज डिफरेंस, कलांतर को इंग्लिश में हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं,
थाई कलर कोण से, थाई फेज एंगल से जो है ये आगे की ओर बढ़ रहा है। दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स और कलांतर जो है ये फाई है। इस बात को हम लोग लिख लेंगे। तो ये फिगर है, इस फिगर को बना लीजिए। ये तरंग स्रोत, दो तरंग स्रोत लिए हैं माध्यम में S1 और S2। इसे तरंगे चली, एक तरंग की तीव्रता I1, दूसरे तरंग की तीव्रता I2 और इस पॉइंट पे आकर के अध्यारोपित हुई। अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता I। इन दोनों तरंगों का आयाम जो है A1 और A2 है। इन दोनों तरंगों का पथांतर, जैसा कि बताए थे पथ का अंतर, ये इस प्रकार से अगर यहां से सामने खींचे तो पथ का अंतर बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर, जिसको डेल्टा एक्स, और कलांतर भी बहुत कम होता है। मीन्स कलांतर का अर्थ हुआ कि ये तरंगे इतना से इससे जो है ये आगे चल रही है। इसी बात को लिख लेते हैं कि मान लिया कि किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे चलकर किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इन तरंगों का आयाम क्रमशः A1 और A2 है एवं दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स है। यदि किसी क्षण t पर दोनों तरंगों के कारण कण का विस्थापन क्रमशः y1 और y2 है तो y1 बराबर, क्योंकि ये जो तरंगे चलती है ये तरंगे सरल आवर्त गति में चलती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से चलती है एक समान रूप से। तो सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है वो y बराबर a sin ओमेगा t। तो पहले के लिए है तो y1 बराबर a1 sin ओमेगा t। ये जो a1 है ये पहले तरंग के लिए आयाम है और sin ओमेगा t, तथा वेक्टर y2 दूसरे कण का विस्थापन y2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाई है। यहाँ पर प्लस फाई का अर्थ है कि दूसरा जो है वो फाई कोण से आगे चल रहा है, फेज फाई फेज एंगल से जो है वो आगे चल रहा है। वेक्टर फाई 2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा 2। a2 जो है ये दूसरे तरंग का आयाम है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग देखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से इन दोनों तरंगों का परिणामी जो विस्थापन होगा वो वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत में इस बात को हम लोग देखे थे कि जो परिणामी विस्थापन होता है इन दोनों सदिशों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखेंगे, रोक दो। अध्यारोपण का सिद्धांत है वेक्टर y इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। और करके हम लोग वेक्टर y1 का वैल्यू रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर y2 का वैल्यू रखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन ए के स्थान पे ओमेगा टी है और बी के स्थान पे फाई है। हम लोग इस फॉर्मूला पे इसे बैठाएंगे और करके लिखते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। चाहे तो a2 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करके लिखते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। पहले लिख दिए, इसे बाद में लिखते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों में है। दोनों से हम लोग साइन ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं और करके लिखते हैं a1 साइन ओमेगा टी को पहले कॉमन ही ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी कॉमन लिए तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी। चाहे तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। माना कि इसे हम लोग यहाँ a1 प्लस a2 कॉस फाइव को हम लोग मान लेंगे a कॉस थीटा और a2 साइन फाइव को हम लोग मान लेंगे
ए साइन थीटा मानते हैं। माना कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल टू A कॉस थीटा, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, तथा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई इक्वल टू A साइन थीटा, ऐसे हम लोग इक्वेशन 2 करते हैं। इस बात को पहले लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाई के स्थान पे A कॉस थीटा और A2 साइन फाई के स्थान पे हम लोग रख देंगे A साइन थीटा। तो रखते हैं। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई के स्थान पे इस बात को, वेक्टर y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आई इंटू ए कॉस थीटा, A1 प्लस A2 कॉस फाई के स्थान पे A कॉस थीटा प्लस A2 साइन फाई के स्थान पे हम लोग लिखते हैं A साइन थीटा, A साइन थीटा आई इंटू कॉस ओमेगा टी। इसे अच्छा से लिखते हैं तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। देयरफॉर इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी के फॉर्म में देखिए बैठा हुआ है, साइन A इंटू कॉस बी, ए के स्थान पे ओमेगा टी और बी के स्थान पे थीटा। तो ए साइन ए प्लस बी के स्थान साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसे हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा दिए। ये जो समीकरण आया ये हम लोग का दो तरंगों के परिणामी विस्थापन का समीकरण आया। इसमें ए को हम लोग उन दोनों तरंगों का परिणामी आयाम कहेंगे। जो A1 और A2 अलग अलग आयाम था उसका परिणामी आयाम जो आया ये A आया, और उन दोनों तरंग जो y1 और y2 विस्थापन था उसका परिणामी विस्थापन y का समीकरण जो आया बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। उपयुक्त समीकरण को दोनों तरंगों के परिणामी विस्थापन का समीकरण कहते हैं तथा A को परिणामी आयाम कहते हैं। अब हम लोग परिणामी आयाम का मान निकालेंगे। तो अगला पॉइंट है आपका परिणामी आयाम का मान। वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो हम लोग ऊपर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखे थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग कर जोड़ेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग कर स्क्वायर कर जोड़ने पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम लोग समीकरण 1 माने थे और A2 साइन फाई को हम लोग समीकरण 2 माने थे। तो यहां पर A कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर। LHS को LHS के साथ जोड़ दिए और RHS को RHS के साथ जोड़ दिए और करके लिखते हैं A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो A1 का स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। A स्क्वायर दोनों में है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये दोनों से हम लोग A2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो यहां पे कॉस स्क्वायर फाइव लिखते हैं, अब प्लस यहां से साइन स्क्वायर फाइव, अब प्लस इस बात को हम लोग जब कितने लिख देते हैं 2A1 A2 कॉस फाइव, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आप जानते हैं, तो यहां पे ये 1 और ये हो जाएगा 1। A स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ये उपयुक्त समीकरण को हम लोग परिणामी आयाम का समीकरण कहते हैं। दोनों तरंगों के परिणामी आयाम का जो समीकरण आ गया A बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। अब इस समीकरण से एक बार तो स्पष्ट होता है कि परिणामी आयाम का मान महत्तम होना और न्यूनतम होना ये कॉस फाइव के महत्तम और न्यूनतम मान पर निर्भर करता है। अगर कॉस फाइव का मान महत्तम होगा तो आयाम भी महत्तम होगा, और कॉस फाइव का मान अगर न्यूनतम होगा तो आयाम भी न्यूनतम होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस फाइव का महत्तम मान जो होता है +1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है वह -1 होता है। तो इसका महत्तम मान और न्यूनतम मान हम लोग निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात करेंगे। उपयुक्त समीकरण को दोनों तरंगों के परिणामी आयाम का समीकरण कहते हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि दोनों तरंगों का परिणामी आयाम कॉस फाइव पर निर्भर करता है। मीन्स महत्तम और न्यूनतम होने के लिए यह जो मान है यह कॉस फाइव पर निर्भर करेगा। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कॉस फाइव का मान महत्तम होना चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कॉस फाइव इक्वल टू हम लोग लिखेंगे +1 या सिर्फ 1 भी आप लिख सकते हैं, यहां पर वैल्यू ए मैक्सिमम। और थोड़ा सा ये cos 5 + 1 को और करके हम लोग लिख सकते हैं 5 = 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। इसे आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं cos 5, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, cos 2 पाई 360 डिग्री, cos 4 पाई, cos 6 पाई। इस प्रकार से जितने भी पाई का जो समगुणज है ये सब का जो वैल्यू होगा 1 होगा। तो अगर cos से cos हटेगा तो 5 = 0 डिग्री, cos से cos हटेगा तो 5 = 2 पाई, 5 = 4 पाई, 5 = 6 पाई। इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और करके कि cos 5 = +1 है, 5 = 0 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, कॉमा 4 पाई लिख सकते हैं, 6 पाई लिख सकते हैं और डॉट 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 दे देंगे। इस प्रकार से सम चलता चला जाएगा, जिसको हम लोग इवन बोलते हैं। और ए मैक्सिमम इक्वल टू इस वैल्यू को लिख रहे हैं √A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2। और जब हम मैक्सिमम लिख दिए हैं तो मैक्सिमम के लिए cos 5 का वैल्यू 1 या फिर 5 के स्थान पर 0 डिग्री रखिए, 2 पाई रखिए, 4 पाई रखिए, 6 पाई रखिए, किसी भी आसानी होगा तो हम लोग cos 5 का वैल्यू ही यहाँ पे 1 रख दें। तो 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात आएगा √A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2। और ये आपका आ रहा है A² + B² + 2AB। तो आप लिख सकते हो A1 +
A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, देयरफॉर ए मैक्सिमम इक्वल टू आपका आ जाएगा A1 प्लस A2। तो जो महत्तम दोनों तरंगों का जो महत्तम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो A1 प्लस A2 होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में दोनों तरंगों का आयाम का वैल्यू दे दिया और पूछ दिया कि महत्तम आयाम क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका महत्तम परिणामी आयाम निकल जाएगा। फिर हम लोग अब देखेंगे न्यूनतम फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, न्यूनतम परिणामी आयाम का वैल्यू देखेंगे। तो उसके लिए cos फाई का वैल्यू -1 और -1 यहां पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, जितने भी ऑड नंबर होंगे वो पाई का मल्टीपल जो होगा वो सारे ऑड नंबर, -1 रखेंगे। यहां पर ये माइनस हो जाएगा तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहां पर आएगा A1 माइनस A2 मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए। पहले इसको लिख लीजिए। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड cos फाई इक्वल टू -1, और करके हम लोग लिखते हैं फाई इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस प्रकार से डॉट डॉट आगे चलता चला जाएगा। और सिंस A इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट परिणामी आयाम का A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई। अब इस फाई के स्थान पे या तो आप पाई, 3 पाई, 5 पाई दीजिए, या फिर cos फाई के स्थान पे -1 दीजिए। हम लोग cos फाई के स्थान पर ही -1 रखते हैं और करके लिखते हैं A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई के स्थान पे -1 दे देते हैं। आइए प्लस माइनस माइनस होगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 और A2। यहां पर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का 2A1 A2 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर A मिनिमम इक्वल टू A1 अंडर रूट A1 माइनस A2 का स्क्वायर। मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा A1 माइनस A2। अब हम लोग महत्तम और न्यूनतम आयाम का अनुपात देख लेंगे। रेशियो ऑफ मैक्सिमम, अभी आप देखें कि ये मैक्सिमम इक्वल टू आया था A1 प्लस A2, एंड मिनिमम हम लोग को निकाल के आया A1 माइनस A2, दोनों का रेशियो। देयरफॉर ए मैक्सिमम बाय ए मिनिमम इक्वल हो जाएगा A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी और पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, इस पे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम करता है।